16 अक्टूबर को होगी हरियाणा विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक किए गए नियुक्त अमित शाह और मोहन यादव होंगे पर्यवेक्षक। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की जीत पर नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में आने पर लोगों में उत्साह। 17 अक्टूबर को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। पंचकुला के सेक्टर 5 शालिग्राम ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण। 17 अक्टूबर को हरियाणा के नए सीएम समेत सरकारी मंत्री लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण को लेकर जोरों पर तैयारियां। और पुनाना के गांव नेवाना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। दशहरा का मेला देखकर बाइक से लौट रहे थे घर रात ट्रैक्टर की चपेट में आकर गई 2 भाइयों और एक बच्ची की जान। नमस्कार, स्वागत है खास खबर में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने चुनाव में प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा भेजा था, जबकि अब नतीजे आने के बाद एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा राज्य का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और इसी के साथ साथ ये दोनों नेता विधायक दल की बैठक में भाग लेंगे और हरियाणा में विधायक दल का नेता चुनेंगे। और खास बात यह है कि सीएम मोहन यादव को पहली बार किसी राज्य का पर्यवेक्षक बनाया गया है। दरअसल अब आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अमित शाह और मोहन यादव इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक शामिल होंगे और दोनों नेता विधायक दल के नेता के चुनाव करवाएंगे। तो वहीं बीजेपी ने हरियाणा का विधानसभा चुनाव सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा था और ऐसे में उनके ही फिर से सीएम बनने की संभावना है। मोहन यादव को पहली बार बीजेपी ने चुनाव के बाद किसी राज्य का पर्यवेक्षक बनाया है और इसी के साथ साथ इससे पहले उन्होंने हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जो है जमकर प्रचार भी किया था। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी को लगातार तीसरी बार बड़ी जीत मिली है और ये ऐतिहासिक जीत भी बताई जा रही है। भाजपा ने हरियाणा की 90 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को महज 37 सीट मिली है। इसके अलावा 2 सीटें इनेलो बसपा गठबंधन को मिली है। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे और तीनों निर्दलीय विधायकों ने भी भाजपा को समर्थन किया है और ऐसे में बीजेपी के विधायकों की संख्या सदन में 51 हो गई है। तो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को मीडिया से वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी, खड़गे, केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने खड़गे को बौखलाया हुआ आदमी तक बता डाला। दरअसल हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने खड़गे के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था, तमाम बातों का भी जिक्र किया था और ये कहा था कि पीएम मोदी की पार्टी आतंकी पार्टी है और इस पर विज ने कहा है कि वो बौखलाया हुआ आदमी है जिस प्रकार की उन्हें शिकस्त मिली है और वो अपनी सूद खो बैठे हैं। उन्हें साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर हरियाणा में हुई हार का विश्लेषण करने के साथ साथ हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर, तो वहीं विज ने हरियाणा के कांग्रेसियों को मिट्टी का शेर बताया और व्यंग करते हुए कहा कि ये शेर सिर्फ जलेबियां खाते और कुछ नहीं खाते। इस बीच आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता का भी बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज एजेंसी एनआई से खास बातचीत के दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में जो है बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ती तो तस्वीरें कुछ और होती। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं कांग्रेस का जो अहंकार था, अहंकार की वजह से हार हुई। अगर इंडिया गठबंधन यहां तो गठबंधन के तहत लड़ता तो निश्चित तौर पे सरकार बदलती, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होती। आज कार्यकर्ताओं ने तय किया कि हम सब मिलकर और मेहनत से आगे के लिए संघर्ष करेंगे। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना था कि अब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ही भगाएगी। बुखलाया हुआ इसी प्रकार की, जिस प्रकार की उनको शिकस्त मिली है हरियाणा में, तो शुद्ध बुद्ध खो बैठे।
किसी साइकियाट्रिस्ट को उनको चेक करवाना चाहिए। देखो केजरीवाल ने कहा कि तो ये बीजेपी का कारनामा बता रहे और ये देश को पूरे खौफ ज्यादा बढ़ाना चाहिए। नहीं, देखिए, हत्या हुई है, सबको दुख है, उसकी जांच भी की जा रही है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल दोषारोपण करना ठीक बात। हाँ, मिट्टी के शेर है, सबने देख लिया, मिट्टी के शेर है, सारी दुनिया ने देख लिया, सारे शेर इसके चित्त कर दिए राहुल गांधी के। और हरियाणा में हार के बाद लगातार मंथन चल रहा है और उसी पर करेंगे चर्चा। तमाम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से राजवीर रोहिला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। कांग्रेस से विजेंद्र खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और आम आदमी पार्टी से नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजवीर रोहिला जी आपसे करूंगी। अब देखिए, सवाल यह है कि जब पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया था, खुद अमित शाह जब हरियाणा में आए हुए थे तो उन्होंने नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई थी, लेकिन अब जो है अमित शाह को और मोहन यादव को पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर चुना गया है। ऐसे में देखिए, अनिल विज का भी कहीं ना कहीं बयान भी सामने आ रहा है और क्या सवाल यह है कि पार्टी डरी हुई है कि अनिल विज जो है कहीं उनका रुख कुछ और ना हो जाए। जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को, मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है तो विधायकों द्वारा चुना जाता है सूबे का मुख्यमंत्री, तो इसमें कोई बात ही नहीं, को कौन क्या दावेदारी कर रहा है इसका कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत ही मतलब अभी विधायकों की बैठक होगी जिसमें हमारे पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है जिनको कल नियुक्त किया गया है। तो वो 16 तारीख को मीटिंग लेंगे और मीटिंग में नायब सैनी जी के नाम पर मोहर लग जाएगी, इसमें ही पर दिखा रह गया। ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पहले राजेंद्र जी के नाम पे सोशल मीडिया पे और मीडिया में बयानबाजी की गई है, कुछ जो कुंठित लोग हैं उनके द्वारा चीजें सारी फैलाई जा रही है। और एक बात और भी होती है, देखो जब फैसला नेतृत्व को लेना होता है तो उसमें कोई बात होती नहीं, और सिर्फ नेतृत्व ने फैसला किया था कि भाई हमारा जो चुनाव है और हमारे जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे श्री नायब सैनी जी होंगे, तो ये इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बस्ती की, तो किसी का और का स्थान रहेगा, क्योंकि ये कि भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली है, ठीक है ना। तो हर पार्टी का अपना अपना एक पैटर्न है, कांग्रेस का अपना है, इन लोगों का अपना, आम आदमी का अपना है। तो जो ये विपक्षियों द्वारा ये दो एजेंडा फैलाए जाए, पहले इन्होंने राजेंद्र जी का नाम लिया, अब ये किसी और के नाम पे मतलब कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और एक और बात भी होती है, अगर कहते रहता है कि एक महत्वाकांक्षा होती है तो ज्यादा से ज्यादा काम करे, आगे बढ़े, तो उससे होते किसी ने कुछ बोल दिया तो कोई उन चीजों को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव में बहुत कुछ बोला जाता है। अब खड़गे जी के बयान पर जो अनिल विज ने ध्यान दिया है, सही ध्यान दिया है। भाई ये कुंठित लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि बात हार चुके हैं, लेकिन ये फिर भी मतलब दिया गया रखे गए कुछ चमत्कार हो, जनता ने चमत्कार कर दिया, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें दे दी, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। तो ये लोग बजाय अपने घर में मंत्री करने के, ये दूसरे का लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी ईवीएम का नाम लेते, कभी किसी चीज का नाम लेते, उन चीजों को महत्व निकल, इन्होंने नेगेटिव नहीं समझा। इन्होंने जो चुनाव के दौरान जो जो कार्य हुए हैं, जो बयानबाजियां हुई है, तो वो सारी चीजों ने चुनाव को एक दफा कर दिया था। जी ब्रिजेंद्र जी, देखिए अनिल विज का भी अब बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अब आपके पार्टी अध्यक्ष को जो है चेकअप कराने के लिए भी लगातार नसीहत दे रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब मिट्टी का शेर बता रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। मैं हमारे भाई राजवीर रोहिला जी बता रहे थे, देखो जो समय लग रहा है बीजेपी पार्टी में सीएम पद की शपथ दिलाने का, ये इन्होंने सीएम का चेहरा तो पहले ही नायब सिंह सैनी जी को कर दिया था, लेकिन बीजेपी में अब सीएम बनाने के लिए लाले पड़ रहे हैं इनके नेताओं के, इनकी पार्टी के। जिस प्रकार राव इंद्रजीत, हम नहीं, ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ऐसे बोल रही है। न्यूज चैनल के, हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, हर न्यूज चैनल पे ये खबर है कि राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद की दौड़ में है, वो भी अपने 9 विधायक लेके अपने विधायकों के साथ चाय पी रहे हैं। अनिल विज जी भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि कहीं ना कहीं
अगर सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो मेरा पद, इसका मतलब बीजेपी पार्टी में कोई किसी का मान सम्मान तो है ही नहीं नेता का। अगर अमित शाह जी आ रहे हैं, मोहन यादव जी आ रहे हैं, अगर सीनियरिटी पे इनकी पार्टी में खुद बौखलाहट नजर आ रही है, कहीं सीएम का चेहरा पहले ही इन्होंने नियुक्त कर दिया, लेकिन फिर अब अनिल विज जी का चेहरा क्यों आके आ रहा है, अब राव इंद्रजीत जी क्यों सीएम की दौड़ में है? अगर पहले ही इनके नेताओं ने सीएम घोषित कर दिया तो शपथ लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अभी कहीं ना कहीं पार्टी किसी भी मोड़ पे जा सकती है। इनका अभी सीएम बनना इसलिए बार बार डेट तारीखें चेंज हो रही हैं। इन्होंने देखिए, अगर कहीं भी अपनी 48 सीट लेने में ये कामयाब हुए हैं, फिर ये हमारे भाई आरोप लगाएंगे कहीं ना कहीं ये जनता के साथ विश्वासघात किया है। जनता ने वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को दिया था, लेकिन इन्होंने मशीनों में गड़बड़ी करके उस वोट प्रतिशत अपने विधायकों को मतलब कि ये एक हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात है, ना कि कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात। जहां 99 बैटरी मिलना मशीनों की, ये दर्शाता है कि बिल्कुल मशीनें बदली गई हैं, धांधली हुई है। हमारा जो वोट प्रतिशत वो हरियाणा की जनता ने हमारे को जिस प्रकार वो बैलेट पेपर की वोटिंग शुरू हुई, आपने देखा हम 72 से 77 सीटों पर आगे चल रहे थे। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मशीनों से चुनाव नहीं होता, क्योंकि मशीनों में घपलेबाजी होती है। इसका सीधा मैं कहता हूं बीजेपी ने इसलिए मशीनों को नहीं हटाया जा रहा है कि इस देश पर हम ही शासन करें, कोई दूसरी पार्टियां आके शासन ना करे। बिल्कुल हिटलर वाली राजनीति बीजेपी के नेताओं ने की है। जी, इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद है? वो तो खैर इलेक्शन कमीशन उस पर तय करेगा, निर्णय करेगा कि क्या कुछ मशीनों में धांधली हुई थी या फिर क्या कुछ कारण रहा। नरेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, अब आपके नेता सुशील गुप्ता ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन की कमी थी, कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य की कमी थी। अगर इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ा गया होता हरियाणा में तो तस्वीर कुछ और होती। जी, मैं आपके दर्शकों को भी बिल्कुल मैं गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये बात मैंने कहा, ये बात तो मैं बहुत पहले बोल चुका था, कई शब्दों में बोल चुका कि ये कहीं ना कहीं गठबंधन की वजह से, क्योंकि इस तरह से आकलन था कि राहुल गांधी जी को जो टीम थी अगर सर्च जो करती है तो उनके पास जो रिपोर्ट पहुंची थी उन्होंने बताया था, उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर था कि जो वोट बैंक है वो इधर से उधर मूव हो रहा। मूव होने का मतलब ये कि क्योंकि बड़ी फोर्स जो है वो आपने देखा इनलो के साथ भी चला गया, कोई गठबंधन था, और दूसरा वो भी बीजेपी के साथ चला गया, वो भी गठबंधन के था। उनके पास प्रॉपर रिपोर्ट दी थी कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट जो है हमारे पास एक पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि लोकसभा में बराबर के आंकड़े थे, कोई ज्यादा नहीं पहुंचता। तो हम इसको आज हम दोष दे रहे किसी भी चीज के, ईवीएम पे दोष दें या किसी पे दोष दें, लेकिन हम अपनी कमियों के कारण अगर इंडिया अलायंस के थ्रू राहुल गांधी जी की बात मानी जाती है और हम लोग भी सहमत थे। अभी इसका आपने देखा कि मार्जिन कम से कम 1.82% हमारे को वोट मिली आम आदमी पार्टी को, और वही कांग्रेस को 38 पॉइंट समथिंग वोट मिली। अगर ये मिला के 40 पॉइंट समथिंग वोट की हो तो हमारे पास जो 7 या 8 सीटें जिसके ऊपर हमारी पार्टी के नेताओं ने जो वोट आम आदमी पार्टी को पड़ी वो बीजेपी कांग्रेस को पड़नी चाहिए थी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर ये 7 या 8 सीटें होती तो मेहनत की होती बीजेपी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन जो है इंडिया अलायंस जो है वो प्लस में आता। तो हमारी अगर ये अलायंस के साथ होती तो 46 सीट होती कम से कम, और बीजेपी 40 के करीब आ जाती। तो इस चीज का नुकसान जो है ये तो कोई गोतम की गोदा जी और बावलिया जी और 3-4 नेताओं के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, उनके द्वारा कांग्रेस के अंदर पूरे हजार भी नहीं बोल रहा कि लोग जो है कांग्रेस को बहुमत देना चाह रहे थे, बाकायदा लोग वोट देना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक विकल्प के रूप में ओवर सुबह साहब के थ्रू जो हरियाणा प्रदेश के अंदर फैलाया गया, क्योंकि वो कभी भी सरकार नहीं बना देना चाहते हरियाणा के अंदर। अगर हुड्डा साहब ऐसा होते तो वो पहले भी अपने उनके नीचे कार्यक्रम में हर बार एक चीज देते थे कि मेरे को जो सीट में जो है मेरे हिसाब से नहीं छड़ा गया है, अगर नहीं होता था वो रोना बार रोते थे और यही काम व्यक्ति लाओगे या किसी और की आरोप ला गए, लेकिन अपने नहीं, क्योंकि जिम्मेवारी आपकी है, आप विपक्ष के नेता है, सारे कुछ आपके पास जब आपके बेटे को बनवाना होता है राज्य का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन किसी और को ये कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता देख रही है और देख रही थी। और मैं हर ऊपर से उसकी राजनीति भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया
उसको पावर करते हैं, क्योंकि आपकी जनता ने मैंडेट किया उसके थ्रू ये काम भी करने करेंगे और हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे बिल्कुल भी, क्योंकि अब जनता के बीच से जनता ने आपको मैंडेट दिया और काम को पूरी करिए जो आपने वादे किए, जो आपने मैनिफेस्टो में दिए थे। हमारा विपक्ष का काम है हम मेहनत करेंगे, हमारी गलतियां कहाँ रही हम उसको अच्छे ढंग से सुलझाएंगे। गलतियों को पता है कि हमारी मीटिंग चल रही है, हाँ गलतियां हम कैसे इंप्रूवमेंट करना है, क्या हमारे फंक्शन के अंदर करना है, क्या हम प्रयत्न करते हैं, कहीं ना कहीं जो भी गलतियां रही है उसको इंप्रूवमेंट करते हैं और बताएगा आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप कांग्रेस की बस भी नहीं रहा। कांग्रेस को जनता ने 3 बार मौका दे दिया कि वो कांग्रेस बिल्कुल भी बीजेपी को हराने के लिए सक्षम नहीं है। आप इस चीज के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से गाढ़ बांधने समझ सकती है और आम आदमी पार्टी भी 5 साल के अंदर संघर्ष करती है। नरेश शर्मा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि देखिए अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात कर रही है और अभी देखिए प्रदेशाध्यक्ष आपके उनका बयान सामने आया है कि कहीं ना कहीं अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा गया हो तो तस्वीर कुछ और होती। तो क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में खुद को कमजोर समझ रही थी? कमजोर नहीं समझ रही थी, कुछ गलतियां हमारे से भी हम मानते हैं, क्योंकि जो गठबंधन की बात स्टार्ट हुई उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को भी कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़ा संख्यान था, लेकिन जो कार्यकर्ताओं में भगदड़ होती है कि पहले तो हम कार्यकर्ताओं को लगा कि 10 से 12 सीट ले लेंगे या 15 सीट ले लेंगे और उसके बाद उसके वो पता चला कि 7 सीटें, वो कहीं ना कहीं प्रयास था जिससे कोई फंसते गए और कार्यकर्ताओं को एक मतलब असमियत में फंस गए, वो कभी कुछ पार्टी से बीजेपी में चले गए, कुछ लोग कांग्रेस में चले गए, कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होती है। अगर हम गठबंधन में लड़ते तो लोकसभा के जो नतीजे थे वो उसी तरह के नतीजे हमारे को यहाँ भी मिलते हैं, हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर भी, क्योंकि ऑप्शन नहीं होता जनता के पास, सिर्फ जनता के पास 2 विकल्प होती थी, बीजेपी और कांग्रेस, उसके अलावा वो फाइल अलायंस के लिए, क्योंकि हमारा ही मैनिफेस्टो ये थे। राजवीर रोहेला जी, देखिए एक बार फिर से जोहार का ठिकरा है वो ईवीएम पर फोड़ा गया और देखिए कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन कमीशन के पास गई है, शिकायत भी दर्ज कराया गया है और अब इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कुछ अपना तर्क देता है। ऐसे में क्या लगता है कि क्या सच में ईवीएम में धांधली हुई है? आग इनके घर में लगी हुई है, ईवीएम का ये आरोप लगा रहे हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले कह दिया था भाई हम पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आ रही है और ये लोग ईवीएम पे जाएंगे फिर वेस्ट में, तो और वो चीज इन्होंने शुरू भी कर दी है। तो आप एक बात मान के चलिए, बाजुरा, दादरी, हिसार की सीटें, जींद की सीटें, सोनीपत की सीटें, जींद में तो हमारी 1 सीट होती थी, हमारी 4 कैसे आ गई? ये सारा जनता ने परिवर्तन किया है। इनके जो इन लोगों के जो बड़बोले बयान थे, जो इन्होंने चंद्र जी को अपमानित किया सरेआम, जो गालियां दिलवाई गई, ये लोग उन बातों में कभी नहीं जा रहे, जबकि वो चीजें धरातल पर थी, वो चीजें धरातल पर थी। हमारे नेता का अपमान किया गया, हमारे नेता को इनरेलेवेंट कर दिया इन लोगों ने और आगे हमारा क्या भविष्य रहेगा? तो जनता ने हर मुद्दे पर वोट किया है, जनता ने बिना पर्ची बिना खर्ची में वोट किया है, जनता ने जो लाभार्थी जो हमारी योजना चल रही है उन पर वोट किया है, जनता ने हमारी गुड गवर्नेंस पे वोट किया है और जनता ने जो एक बाप बेटे की पार्टी बना के रख दी गई थी उस पर वोट किया है। तो ये चीजें तो सारी धरातल पे है ना, जो कब्जे हुए, जो 72 सीटें बांटी गई, ये वो चीजों को मंथन नहीं कर रहे अपना। राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है, गाड़ों को चल रहा है, देख लेंगे अपना, वो चीजें क्यों नहीं देखते? जनता ने जो देखा 2 साल में जो भुगता है, जो दलितों के ऊपर हुआ है, जो ओबीसी के साथ जो भेदभाव किया है, हर कम्युनिटी को उन्होंने चला है, अपनी कम्युनिटी का चल लिया लोगों ने, जिस कम्युनिटी का लिए दावा भरते हुए हमें सारे हमारे उन लोगों ने बढ़ बढ़ के वोट दिया। हम तो धन्यवाद करते हैं उनका, क्योंकि उन्होंने समझा भाई राज है, राज आने वाला है, तो उन्होंने हिस्सा करो। अब आपके बच्चे लगे इतने पक्ष बिना करती, क्योंकि यहाँ तो इन लोगों ने बयान देना शुरू कर दिया थे, मैं 2,000 में लगाऊंगा, 5,000 में लगाऊंगा, 7,000 में लगाऊंगा। क्यों भाई? तो तुम ठेकेदार हो क्या? एक पूरी व्यवस्था है, 25 बिरादरी के लिए, पूरे रोने के लिए तो होती है वहां, और किसी व्यक्ति के लिए तो नहीं होती। इन लोगों ने व्यक्ति को ऊपर रखा, अपने मुद्दे नीचे कर दिया, पार्टी को बिल्कुल लास्ट में रख दिया। ये इनके पतन का कारण है और आने वाले 10-20 साल और कुछ और नहीं होने वाला इन लोगों का, क्योंकि आज भी ये लोग वही लाल पड़ी है। मतलब इन्होंने जो अपनी सर्जरी अपनी पार्टी में करने दिए, ये पे आरोप लगाने के बदल करते हैं। जनता सब समझ रही है, जनता ने जो देखा है, जनता ने वही बोला है, जनता ने वही रिजल्ट दिया है। जब घरातों पर एक महिला ये कहती है कि 10 दिन के हलवे में, 10 दिन की दारू में, 10 दिन के गाड़ी के तेल में हम तो पढ़ने कैसे भूल जाएंगे? जो अपमान हमारा हुआ करता था, जो आत्मसम्मान से जीने लगे हैं, उनको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, वो आत्मसम्मान से जीना था, लेकिन इन लोगों की दबाई ने उन लोगों को दबा रखा था। आज वो लोग राहत की सांस ले रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये बदलाव की बदलाव ये है कि एक रिक्शा वाले की वोट से भी सरकार पलटती है।
एक गरीब इंसान की वोट से भी सरकार पलटती है, एक मजदूर की, एक मनरेगा के मजदूर की से भी सरकार पलटती है, वो सरकार पलट के दिखाई है। और तीसरी बार फिर इसी सरकार ने भरोसा किया है और इन लोगों को फिर नेपथ्य में डाल दिया है। इन लोगों को नाम लेने वाला नहीं है, तो इन लोगों का जो एविडेंस था, मतलब इन्होंने शैलजा जी को साइड लाइन कर दिया, इन्होंने अजय सिंह यादव को साइड लाइन कर दिया, रणदीप सिंह सुरजेवाला को साइड लाइन कर दिया, वन मैन शो बना के रख दिया। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी वन मैन शो में नहीं चल सकती। और वो चीजें राहुल गांधी ने असम में करके भी दिखाई थे, वो हाथ में लगाए थे, हाथों मिले लेकिन दिल नहीं मिले। और शैलजा जी ने तो बार बार बयान दिए, अब उनके बयानों को समझ लो आप, क्योंकि जोड़ा नहीं मारते लोग। आप बात से क्या करते हैं, भाई समाज बदलाइएगा। आप किसी समाज के नेता को अपमानित कर रहे हैं, वो समाज चुपचाप देखते रहेगा तो मतलब राज करते रहेगा, हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हर विषय में काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया, छोटे छोटे बैठ के किया, हम लोगों घर घर गए हम लोग, हमने अपनी नीतियां बताई, हमने नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करी, फिर आज जगह निकाल देंगे, आज जगह कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था हमारा। हम तो सत्ता को सेवा का संसाधन मानते हैं, ये लोग सत्ता को मानते हैं। अब हमारे कुछ 2 दिन का हुआ असल, आने वाले समय मोड़ में होगा नहीं का। ठीक है, ब्रिजेंद्र खोखर जी, अगर हार की बात करें तो सबसे बड़ा कारण जो है वो किसे माना जाए? देखिए, जहां पे पूरा चुनाव एक तरह से देखे तो देखिए भूपेंद्र हुड्डा बनाम शैलजा हो गया, या फिर अब देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान आया है कि कांग्रेस ज्यादा उत्साहित थी, अहंकार नहीं होता तो तस्वीरें कुछ और होती। छोटी सी टिप्पणी दे दीजिए क्योंकि समय की बहुत कमी है। देखिए, हमारे भाई राजवीर रोहिला जी कह रहे थे कि ये खुद अपना संगठन में ध्यान नहीं दे रहे। मैं बता दूं राजवीर रोहिला जी, कोई भी कुछ कर ले, जब तक आपकी ईवीएम आपके हाथ में है, मैं बता दूं इस पे, क्योंकि आपके नायब सिंह सैनी जी ने पहले बयान दिया कि हमने तो सारी सेटिंग कर रखी है। एक आपके सीएम के मुख्यमंत्री के दावेदार जो पहले ही मुख्यमंत्री, वो खुद कहते हैं कि हमने सारी सेटिंग कर रखी है, कांग्रेस ने फिर ईवीएम पर भांडा फोड़ना है। यानी ये बयान आपके दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं आपने ईवीएम में गड़बड़ की थी। और रही बात जनता की, जनता ने और सभी न्यूज चैनलों ने ये दिखा दिया कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो भी जनता ही थी, 1 मिनट मेरी सुन लीजिए, वो भी जनता ही थी। बैलेट पेपरों की गिनती हुई, हम 72 से 77 सीटों पर आगे चल रहे थे। फिर वो क्या जनता नहीं थी? क्या वोट बैलेट पेपर से आए थे, वो जनता के नहीं थे? वो जो है ईवीएम पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जीत के बाद से एक तरफ बीजेपी उत्साहित है तो वही कांग्रेस एक बार फिर से ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ा है। तो वही आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि अगर गठबंधन होता तो तस्वीरें कुछ और होते। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।